सभी को नमस्कार। यूनाइटेड किंगडम से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कथा यूके संस्था लंदन के महासचिव श्री तेजेंद्र शर्मा एमबीई जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी एवं उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई में निदेशक डॉक्टर राम शंकर जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स की अध्यक्षा डॉक्टर रिदु शर्मानंदन पांडे जी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन से श्रीमती निष्ठा निगम जी, रूट्स टू हिंदी यूएसए संस्था अमेरिका से शुभ्रा ओझा जी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश भारत से डॉक्टर जमुना बीनी जी, कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं बेनिन से अभिमन्यु बुनकर जी, अमेरिका से युक्ति मोहता जी तथा भारत से डॉक्टर तुनुंग ताबिंग जी, फेसबुक से जुड़े सभी सम्मान्य दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन, रूट्स टू हिंदी यूएसए संस्था अमेरिका, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश भारत, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड्स, क्षेत्रीय कार्यालय में उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दुबई, इंटेलिजेंट माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि भाग 26। अब समय है इस गरिमामयी कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ का। परंपरानुसार हम आरंभ करेंगे स्वागत भाषण से। मैं सादर आमंत्रित करता हूं विश्व हिंदी सचिवालय की माननीय महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कि वे मंच पर पधारें और अपने ज्ञानवर्धक विचारों से हम सभी को आलोकित करें। धन्यवाद नीरज जी। सर्वप्रथम मैं आप सब से क्षमा मांगती हूँ। आज के कार्यक्रम में देरी हुई और लगभग 20-25 मिनट की देरी हो चुकी है। फेसबुक पर यह कार्यक्रम इस समय लाइव नहीं हो पा रहा है किन्हीं तकनीकी कारणों से। तो इस समय हम इसे जूम पर चला रहे हैं और बाद में इसी कार्यक्रम को हम फेसबुक पर अपलोड करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा निवेदन किया अपने अधिकारियों से कि इसे हम जूम पर ही आरंभ करें। और सबसे पहले अभी मैं स्वागत करती हूँ श्री तेजेंद्र शर्मा जी का, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और कथा यूके लंदन के महासचिव हैं। श्री तेजेंद्र शर्मा जी की बहुत ही मधुर स्मृतियां हम संजो कर रखते हैं, केवल विश्व हिंदी सचिवालय में ही नहीं अपितु पूरे मॉरिशस में। और कुछ साल पहले वह मेरे कार्यकाल विश्व हिंदी सचिवालय में मेरे कार्यकाल का प्रारंभिक वर्ष था जब हमने श्री तेजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित किया था विश्व हिंदी सचिवालय में। और उस समय देश भर के विद्यार्थी और कलाकार विश्व हिंदी सचिवालय के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था हिंदी गीत और हिंदी कथा पर, कहानी एवं गीतों पर। और श्री तेजेंद्र शर्मा जी ने जिस ढंग से कहानी की प्रस्तुति की थी वह हम आज भी भुला नहीं पाते हैं। और विभिन्न हिंदी गीतों के माध्यम से हिंदी का प्रचार किस ढंग से हुआ है इस पर उन्होंने अद्वितीय रूप से प्रकाश डाला था। तो उन्हीं यादों को समेटते हुए आज मैं उनका स्वागत कर रही हूँ इस कार्यक्रम में। और बहुत जब से यह कार्यक्रम आरंभ हुआ और जब से हमने हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की श्रृंखला आरंभ की, तभी से मन में यह भाव बार बार आ रहा था कि जिन साहित्यकार के साहित्य
के बारे में हमने सुना था, पढ़ा था, उनको हम कब इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करेंगे। तो मन की यह जो कामना थी, आज जाकर वह पूर्ण हो रही है और श्री तेजेंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराई से और बहुत ही आदर, सम्मान और प्रेम से भी उनका स्वागत करती हूँ। और बहुत मुझे शुक्रिया माधुरी जानकारी जी, बहुत शुक्रिया। जी। और मुझे अभी कुछ समय पहले आपने बताया कि परिवार में विवाह अभी हो रहा है, विवाह संस्कार, और उसको थोड़े समय के लिए छोड़कर आप अपने कमरे में आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। यदि आप चाहें तो आपका वक्तव्य हम पहले भी रख सकते हैं, ताकि कम से कम विद्यार्थियों को सुनने के बाद यदि आपको लगे कि आप पूरे कार्यक्रम में रह सकते हैं तो हमें तो खुशी होगी ही। अन्यथा यदि आप थोड़ा सा विवाह संस्कार में भी भाग लेना चाहते हैं तो छात्रों को सुनने के बाद हम आपको आमंत्रित करेंगे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। उसके बाद शिक्षकों के बीच विचारों का आदान प्रदान तो होता रहेगा। हम्म। अच्छा, ठीक है सर। और सभी शिक्षकों को और प्रतिभागी छात्रों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए, और सबका मैं स्वागत करती हूँ। अधिक लंबा न कहते हुए, क्योंकि समय काफी निकल चुका है, सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे तुरंत प्रथम छात्र प्रतिभागी को आमंत्रित करें। जी जी। विश्व हिंद सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को इतने ऊर्जावान स्वागत भाषण के लिए महासचिव जी को कोटि कोटि नमन। सभी वक्ता एवं छात्र प्रतिभागियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करते हुए अपनी प्रस्तुति दें। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभिमन्यु बुनकर जी से, जो बेनिन से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन में 8वीं कक्षा के एक मेधावी छात्र हैं। आप न केवल पाठ्यक्रम संबंधी अध्ययन में रुचि रखते हैं, बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। विशेष रूप से हिंदी साहित्य के प्रति आपकी गहरी रुचि है। तो आइए रूबरू होते हैं अभिमन्यु बुनकर जी से। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अभिमन्यु बुनकर है और मैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मुझे इस वेबिनार के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योतिका लालवानी जी, अपनी हिंदी अध्यापिका श्रीमती निष्ठा निगम जी एवं इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। हिंदी साहित्य हमारे जीवन का आईना है। इसमें केवल भाषा ही नहीं, बल्कि हमारे संस्कार, संस्कृति, मूल्य और भावनाएं भी समाहित हैं। यह हमें सोचने और समझने की भी प्रेरणा देता है। जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो हम केवल भाषा की बात नहीं करते, बल्कि हम एक सभ्यता, एक युग और लोगों के दर्शन को महसूस भी करते हैं। मुझे बचपन से ही हिंदी साहित्य पढ़ने में बहुत रुचि रही है और कक्षा में पढ़ाई गई कई अध्यायों ने मेरे मन को गहराई से छुआ है। मुझे जो अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया वह है एक तिनका। यह एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सीख देने वाली कविता है, जिसे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने लिखा है। इस कविता में एक व्यक्ति का अहंकार तब टूटता है जब उसकी आंख में एक छोटा सा तिनका चला जाता है। उस समय उसे यह एहसास होता है कि वह जो खुद को बहुत बड़ा समझता था, उसके लिए तो एक तिनका भी असहाय है। यह कविता हमें बताती है कि चाहे हम कितने भी धनी, ज्ञानी
या शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें अपने भीतर विनम्रता सदा बनाए रखनी चाहिए। हिंदी साहित्य न केवल पढ़ने का माध्यम है, बल्कि यह हमें भारतीय इतिहास और समाज को समझने का एक जरिया भी देता है। पुराने समय की कहानियाँ, कविताएं और लेख हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसा सोचते थे, क्या महसूस करते थे और किन मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते थे। इस तरह हिंदी साहित्य हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें अब हमारी जड़ों को समझने में मदद करता है। हिंदी साहित्य में हर कविता और कहानी हमारे जीवन से जुड़ी होती है। यह हमें अपने अनुभव से जोड़ती है और दूसरों को दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। जब हम कोई सी कहानी या कविता पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही उस अनुभव को जी रहे हैं। इससे हमारी सोच विकसित होती है और हम और संवेदनशील बनते हैं। एक दिन का कविता मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यह हमें आत्ममंथन की प्रेरणा देती है। यह बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार है और विनम्रता ही उसे सच्चा सम्मान दिला सकती है। कविता की भाषा सरल है, लेकिन भाव बहुत गहरे हैं, जो लंबे समय तक स्मृति में बसे रहते हैं। आज के समय में जब लोग अपने छोटे छोटे ज्ञान या उपलब्धियों पर घमंड करते हैं, तो यह कविता एक दर्पण की तरह है, जो हमें हमारी सीमाओं का बोध कराती है और और ये बताती है कि विनम्रता वह आभूषण है जो हर व्यक्ति पर शोभा देता है। एक छोटा सा तिनका भी हमें हमारे जीवन का बड़ा पाठ सिखा सकता है। इसके अलावा मिठाई वाला, नीलकंठ, हिमालय की बेटियां, भोर और वर्षा जैसे अध्याय भी मेरे प्रिय हैं। हिंदी साहित्य से मुझे पता चला है कि शब्दों में शक्ति होती है। यह हमें जीवन संवारने, समाज बदलने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। भविष्य में मैं हिंदी साहित्य की दुनिया में और भी गहराई में जाना चाहता हूँ। मैं अच्छे साहित्यकारों की रचनाओं से, कहानियों से और कविताओं से सीखना चाहता हूँ। मुझे प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी जैसे लेखकों की रचनाओं को पढ़ने का बड़ा शौक है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य केवल एक पढ़ने का विषय नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का दर्पण है। यह हमें आत्मा से जोड़ता है और सच्चे मूल्यों की पहचान करवाता है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। बेनिन से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अभिमन्यु बुनकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति युक्ति मोहता जी द्वारा होगी, जो अमेरिका से हमारे साथ आभासी रूप से जुड़ी हैं। आप रूट्स टू हिंदी यूएसए संस्था में ग्रेड 7 की छात्रा हैं। किताबें पढ़ना, खेलना तथा बॉलीवुड की फिल्मों में आप विशेष रुचि रखती हैं। हम आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, युक्ति मोहता जी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम युक्ति मोहता है और आज के इस प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी युक्ति, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, सॉरी। जीवन में जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और वह चीज उस समय न मिलकर बाद में मिलती है, तो उस चीज का महत्व खत्म हो जाता है, या यूं कहें, उस चीज के मिलने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे फसल के जब पानी की आवश्यकता होती है और जब पानी नहीं मिल पाता है तो वह सूख जाती है। बाद में हम कितना भी पानी दे, उसे वापस जिंदा करना असंभव हो जाता है। इन्हीं संवेदनाओं को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता रह जाता कोई अर्थ नहीं में व्यक्त किया है। आज यह कविता मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह कविता आप सभी को अच्छी लगे।
नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूखकर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख के उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख के नित्य परीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं थे और उन्हें युग चरण और काल के चरण की उपाधि दी गई है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उनकी महान रचनाओं में शामिल है रश्मिरथ और परशुराम की प्रतीक्षा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे। अमेरिका से युक्ति मोहता जी को हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के साथ आ रही हैं भारत से डॉक्टर तुनुंग ताबिंग जी। आप वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय रोइंग में सहायक संकाय हैं। आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दोईमुख से बीए तथा राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपकी काव्य रचना गोमती गोमुख के लिए आपको वर्ष 2023 में जयपाल जूलियस हुन्ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका स्वागत है तुनुंग ताबिंग जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः सादर प्रणाम। अपनी वक्तव्य का आरंभ करते हुए मैं चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। किसी ने लिखा है कि मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किश्तों में। आप सभी को आभास हो गया होगा कि मैं जिस विषय पर अपनी बात रखने जा रही हूँ वो किसान वर्ग पर आधारित है, किसान जीवन पर आधारित है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उत्कृष्ट उपन्यास गोदान पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। गोदान उपन्यास का प्रकाशन सन 1936 में हुआ। गोदान उपन्यास कृषक समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। किसानों का शोषण किन किन स्तरों पर और किस प्रकार से किया जाता है, इसे होरी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बखूबी इस उपन्यास में दर्शाया है।
गोदान उपन्यास में दो कथाएं समानांतर रूप से चलती है, हमें देखने को मिलती है। पहली ग्रामीण जीवन की कथा और दूसरी नगरीय जीवन की कथा। गोदान उपन्यास में चित्रित जो समस्याएं हैं एवं जो उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, उसे हम संक्षिप्त बिंदुओं में देख सकते हैं। पहला बिंदु इस प्रकार है, कृषक जीवन की विसंगतियों का चित्रण। होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। उसके जीवन की जो ट्रेजेडी है वो संपूर्ण जो तमाम किसान वर्ग की त्रासदी के रूप में उभर कर आती है। जमींदार, सूदखोर, साहूकार, पुलिस एवं जो धर्म के ठेकेदार इत्यादि है, सभी उन पर शोषण करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम जब देखते हैं कि विडंबना हमारे सामने यह है कि जो शोषक वर्गों के बारे में वे भली भांति जानते हुए भी होरी जैसा किसान अपनी जो रूढ़ियों एवं संस्कारों से बंधे रहने के कारण वे जो है अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं, अपनी तकदीर को दोषी मानते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा बिंदु हम देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सेवा का जो आदर्श भाव है वो हमें बहुत ही बखूबी देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में सेवा भाव का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उसके जो विचार दर्शाए हैं वे लोक कल्याण के लिए अत्यंत ही की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं कि दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान वास्तव में उस व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उसकी दौलत की प्रति है। कहने का तात्पर्य है, जब दौलत व्यक्ति को जब दौलत प्राप्त होने लगती है, तो कई बार या फिर उसके भीतर जो है अहंकार की भावना उत्पन्न होने लगती है। और जैसे ही अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके भीतर जो मानवीय सद्भावनाएं हैं, जैसे आदर, सेवा, करुणा भाव इत्यादि सभी जो है लुप्त होने लगती है, या जो कहीं कि समाप्त हो जाती है, जो कि मानवीय जीवन के आभूषण है, उससे और सुंदर जो निखार कर लाती है। इसी तरह से इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने सेवा भाव के आदर्श को की महत्वता को स्थापित करते हुए इसे प्रतिपादित किया है। तीसरा बिंदु हम देख सकते हैं, सामाजिक क्रांति में नारी का योगदान। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में धनिया के माध्यम से कैसे नारी पात्र की परिकल्पना की है, जो अपनी दृढ़ता, साहस एवं कर्मठता से समाज को हिलाकर रखने की क्षमता रखती है। वे कहते हैं कि यदि समाज में परिवर्तन लाना है, तो नारी को अपनी भूमिका का निर्वाह सही ढंग से करना होगा। कहते हैं कि नारी की सहायता के बगैर सामाजिक क्रांति लाना लगभग असंभव है। इसी के साथ हम और एक बिंदु, यहाँ नारी सशक्तिकरण की बात की गई है। और चौथा बिंदु अगर हम देखें तो संगठित समाज की परिकल्पना की गई है। वे लिखते हैं कि शोषण का विरोध संगठित होकर ही किया जा सकता है। संगठन में शक्ति है। कहते हैं कि एकल व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन वही जब वो समूह में किसी संघर्ष से वो जो संघर्ष करते हैं, समूह में किसी भी दिक्कत से लड़ते हैं, तो विजय उसकी निश्चित होती है। इस प्रकार इसमें संगठन के ऊपर उन्होंने बल दिया है। और इसी के साथ उन्होंने प्रस्तुत बिंदुओं के अतिरिक्त शोषण के विविध रूपों का चित्रण एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का जो संकल्प आदि सभी जो बिंदुएं भी हमें उपन्यास में देखने को मिलती हैं। चूंकि समय की गरिमा का ध्यान भी रखना है, इसीलिए मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले अंत में कहना चाहूंगी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास एक ऐसा महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें केवल किसान जीवन की समस्या पर ही नहीं, अपितु समाज की अन्य समस्याओं पर भी इसमें दृष्टिगोचर किया है, पैनी नजर डाली गई है, कलम चलाई गई है। अतः प्रस्तुत जो गोदान उपन्यास है उसे भारतीय ग्रामीण जीवन के दर्पण के रूप में इसे स्थापित करना, उसे नाम देना सही बेटा है। इसी के साथ में आप सभी ने मुझे पूरी तन्मयता से सुने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत से तुनुंग ताबिंग जी को इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती निष्ठा निगम जी को,
जो बेनिन से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हाँ स्कूल बेनिन में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। आप कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों को हिंदी भाषा का शिक्षण प्रदान करती हैं। आपका उद्देश्य छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि, समझ और सम्मान विकसित करना है। आपका इस आभासी मंच पर स्वागत है, श्रीमती निष्ठा निगम जी। धन्यवाद। हाँ, एक आप सभी मिनट को निष्ठा जी। हाँ निष्ठा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो हम पहले तेजेंद्र शर्मा जी को सुन लेते हैं, क्योंकि जी उन्हें मैम, एक विवाह संस्कार में उपस्थित होना है और काफी देर हो चुकी है। तो मैं डॉक्टर रितु शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अ, श्री तेजेंद्र शर्मा जी का परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। तब हम निष्ठा जी को आमंत्रित करेंगे उसके उपरांत। आदरणीय दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। मंच पर उपस्थित सभी प्रभुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को मेरा सादर प्रणाम, और मंच पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों का सादर अभिनंदन। आज के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। और क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी अनूप दादा भी आ गए हैं, दादा को सादर प्रणाम। तो इसलिए उनके बारे में कुछ कहना भी शुरू में ही हमारी महासचिव जी ने उनके बारे में इतना कुछ कह दिया कि मुझे लगता है कि ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा उनके बारे में ज़रूर जानें, क्योंकि यदि मैं उनका परिचय देना शुरू करूँगी तो शायद 2 दिन भी कम पड़ जाएँगे। तो हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी, प्रवासी हिंदी साहित्य के प्राय अग्रणी साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी लंदन में रहते हैं। उनकी अब तक लगभग 30 प्रकाशित कृतियां उपलब्ध हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिनमें कहानी संग्रह, कविता एवं गज़ल संग्रह, संपादकीय जो हर सप्ताह पुरवाई में लिखते हैं शामिल हैं। लंदन से प्रकाशित होने वाली ऑनलाइन पत्रिका पुरवाई के संपादक आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी भारत के प्रसिद्ध धारावाहिक शांति की लेखकीय टीम के सदस्य थे। आप सभी जानते होंगे कि ये पहला धारावाहिक था जो बहुत लंबा चला था। उन्होंने अनु कपूर निर्देशित फिल्म अभे में नाना पाटेकर के साथ अभिनय भी किया। वे बीबीसी लंदन रेडियो में समाचार वाचक भी रह चुके हैं। तेजेंद्र शर्मा जी की बहुत सी कविताएं, कहानियां भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। उन पर अब तक 12 पीएचडी, हो सकता है शायद मेरी गणना ठीक ना हो, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है इससे ज़्यादा भी हो सकती है। उन पर 12 पीएचडी व 13 एमफिल हो चुकी है। वे कथा यूके की संस्था की महासचिव हैं, जो कि ब्रिटेन की संसद में विश्व में एकमात्र वैश्विक पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान का आयोजन करती हैं। तेजेंद्र शर्मा जी को ब्रिटेन की महारानी ने हिंदी साहित्य सेवा के लिए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सुशोभित किया है। उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, यूपी हिंदी संस्थान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी एवं भारतीय उच्चायोग लंदन से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अतिरिक्त भी जहाँ तक मुझे मालूम है आपको विश्व भर के उच्च सम्मान प्राप्त हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की डिग्री हासिल करने वाले आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को टाइम्स नाउ एंड आईसीआईसी बैंक द्वारा एनआरआई ऑफ द ईयर का सम्मान, वनमाली कथा सम्मान व अनेकों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। और मुझे लगता है कि अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं। आइए हम हमारे आज के अध्यक्ष महोदय से ही सुनते हैं कि आज का प्रोग्राम उन्हें क्या लगा, और क्या हम उनसे ही सुनते हैं कि वो आज क्या कहना चाहेंगे हमारे शिक्षकों और बच्चों के लिए। आदरणीय महोदय, मंच आपका है, स्वागत है। धन्यवाद ऋतु और माधुरी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा माइक ऑन है ना? हाँ, ऑन है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा ये देख के कि बच्चे हिंदी न केवल बोल रहे हैं बल्कि पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उसे इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्योंकि
पीछे कुछ ऐसे अनुभव हुए कि जब कुछ प्रवासी लेखकों के बच्चे भारत में गए, तो वहाँ प्रवासी लेखकों के बच्चे हिंदी में बात करने की कोशिश करते थे और सामने से बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे। तो थोड़ी-सी परेशानी और हैरानी होती थी। बात आज साहित्य की भी है, और जब साहित्य की बात होती है तो भाषा, समाज और संस्कृति सब जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी समाज को जानने के लिए उस समाज का लिखा हुआ साहित्य पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से समाज बना है, तब से समाज के बारे में उसका दर्पण बन के साहित्य सामने आया है। हम जब त्रेता युग की बात जानना चाहते हैं, तो हम रामायण की तरफ जाते हैं, जब द्वापर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो महाभारत की तरफ जाते हैं। हम जब मॉडर्न भारत को जानना चाहते हैं, तो प्रेमचंद के माध्यम से, उनकी कहानियों के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हर लेखक जो है वो अपने समय को लिखता है। आज अगर हम चाहें कि हम प्रेमचंद जैसी कहानी लिखें, तो वो कहानी किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज का जो युवा है, वो जीवन जो जी रहा है, हमें उस तरह का जीवन अपनी कहानियों में, अपने साहित्य में दिखाना है, जिससे जो आज का युवा वर्ग है वो आइडेंटिफ़ाई कर सके। अगर आइडेंटिटी नहीं होगी, आप समझ नहीं पाएँगे कि जो लिखा जा रहा है वो है क्या और आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, तो उस साहित्य को वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाएँगे। एक क्लासरूम साहित्य होता है और एक वो साहित्य है जो आप पढ़ते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं। मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि जो विद्यार्थी मेरी कहानियों पे शोध कर रहे हैं, तो वो कुछ चरित्रों को लेके मेरे साथ बाकायदा लड़ते हैं कि आपने इस चरित्र के साथ ये क्यों किया? वो ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे विद्यार्थी केवल कॉपी पेस्ट वाले शोधार्थी नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद रिएक्ट करें, और वही एक बेहतर तरीका भी है साहित्य को समझने का। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कम से कम 1950 से 1970 तक का जो दशक हिंदी सिनेमा का है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो उस ज़माने में लोग गीत लिखते थे, वो सिनेमा के लिए साहित्य लिखते थे। क्योंकि वो गीतों में ऐसी-ऐसी बातें कह जाते थे कि जिसे आज हम कहते हैं कि अ, जो अ, नारी विमर्श है, वो नारी विमर्श सिनेमा में बहुत पहले आ गया था। जब वो गाइड फ़िल्म की रोज़ी कहती है कि काँटों से खींच कर ये आँचल, तोड़ के बंधन बाँधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिलबर चला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो ये है वो नारी 1965 की, जो उस वक़्त ऐसे इरादे रखती है कि वो धरती से उठ के आकाश की तरफ उड़ने को तैयार है। इसी तरह से जो फ़िल्मी गीत थे, वो गीत की परिभाषा देते थे, गीतकार की परिभाषा देते थे कि काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। और है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। और भगवत गीता को भी किस तरह से सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता था कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। या फिर ये कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान से तुम क्या पाओगे? इस लोक को जो अपना ना सके, उस लोक में क्या पाओगे? तो ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो? अपमान रचयिता का होगा रचना को अगर ठुकराओगे। तो आप देखिए कि हर लेवल पे, हर स्तर पे, हर मीडियम में अच्छा साहित्य रचा गया, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो।
लेकिन समय के साथ-साथ उसका रूप ज़रूर बदला। पहले ज़माने में जब साहित्य लिखा जाता था, तो ज़ोर इस पे होता था कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कि जैसे हाथ में रेत रखी और रेत निकलती जा रही है और आखिर में मुट्ठी खुल गई, कहानी खत्म हो गई। मगर जो आज की कहानी है, उसमें हमने कलम के साथ-साथ कैमरा लगा दिया है। और होता क्या है कि आप केवल ये नहीं लिखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, आप बताएँगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ? और जब आप ये बताएँगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ, उससे साहित्य लॉजिकल होता है। उससे आपको स्थितियों के पीछे घटनाओं के पीछे की मारक स्थितियाँ समझ में आती हैं। सच है कि विदेशों में जहाँ हर काम वहाँ की लोकल भाषा में होता है, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में अंग्रेज़ी में होता है, फ्रांस में फ्रेंच में होता है, जर्मनी में जर्मन में होता है। वहाँ पे हिंदी का औचित्य समझा पाना अपने बच्चों को बहुत आसान नहीं होता है। वहाँ अगर बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि उनके माँ-बाप कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने भारत के संस्कृति और संस्कार अपनी भाषा के माध्यम से अपने बच्चों में डालें। वैसे तो अनुवाद ने इतना ज़बरदस्त क्रांति पैदा कर दी है, आज हर धार्मिक ग्रंथ हर भाषा में उपलब्ध है। आप किसी भी भाषा में किसी भी बच्चे को तैयार कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो केवल उसी भाषा में सही लगती हैं जिस भाषा का वो ग्रंथ है। अब जैसे अंग्रेज़ को समझ ही नहीं आएगा कि तू, तुम और आप क्या होता है। उसके लिए हर चीज़ यूँ है। तो ये यहाँ का कल्चर है कि क्वीन मुझे यूँ कहेगी, मैं क्वीन को यूँ कहूँगा। ये भाषा का लोकतंत्र मानते हैं वो और हम सम्मान मानते हैं कि हम अपने से बड़े को आप कहते हैं। तो अगर संस्कार सीखने हैं, अगर संस्कृति सीखनी है, तो भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और भाषा और साहित्य तो दोनों एक ही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा समय ना लूँगा बिकॉज़ एक तो मुझे भी जल्दी है और आपका भी कार्यक्रम काफ़ी लेट शुरू हुआ। मैं दोबारा फिर जुड़ूँगा किसी और दिन और फिर ढेर सारी लंबी बातें करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय का परिचय एवं उनका स्वागत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी को हार्दिक आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक बार पुनः आमंत्रित करते हैं श्रीमती निष्ठा निगम जी को, जो बेनिन से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका इस आभासी मंच पर एक बार पुनः स्वागत है श्रीमती निष्ठा निगम जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम निष्ठा निगम है। मैं पश्चिमी अफ्रीका के तटीय देश बेनिन से हूँ। वर्तमान में मैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल बेनिन में हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती ज्योतिका लालवानी जी एवं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि कार्यक्रम के साझा मंच पर हिंदी भाषा के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया है। हमेशा से ही मुझे हिंदी भाषा से प्रेम रहा है और आज आप सबके समक्ष मुझे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और वो है हिंदी साहित्य। जब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ तो मेरा उद्देश्य केवल व्याकरण या पाठ्य पुस्तक पूरी कराना नहीं होता, बल्कि यह कोशिश होती है कि छात्रों के भीतर इस भाषा के प्रति संवेदना और प्रेम जागे। हिंदी केवल हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान की भाषा है, और इसका साहित्य वो तो इस भाषा की आत्मा है। हिंदी साहित्य एक विशाल, जीवंत और बहुरंगी संसार है, जिसमें जीवन के हर रंग, हर भावना और हर विचार को शब्दों के माध्यम से सहेजा गया है। यह साहित्य
सदियों से हमारे समाज की सोच, संस्कार और संघर्षों का दर्पण रहा है। कबीरदास के दोहे हों या तुलसीदास जी की रामचरितमानस या फिर सूरदास जी की भावपूर्ण रचनाएं, इन सब में भक्ति, जीवन दर्शन और मानवता की गहराई दिखती है। प्रेमचंद के उपन्यासों में गरीबी और असमानता की पीड़ा है, तो महादेवी वर्मा की कविता में स्त्री की वेदना और शक्ति का रूप है। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला में जीवन की जटिलता को कविता में ढाल दिया गया है। ये साहित्य केवल पढ़ने की वस्तु नहीं है, ये जीवन जीने की प्रेरणा है। बदलते समय में हम ये देख रहे हैं कि छात्रों में हिंदी साहित्य को लेकर वह उत्साह व लगाव कम होता जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण तकनीक और अंग्रेजी का प्रभाव है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में हिंदी साहित्य कहीं पीछे छूटता नजर आता है। लेकिन यह हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य को अगली पीढ़ी तक जीवित रूप में पहुंचाएं, और यह हम सब कर भी रहे हैं। हम कक्षा में बच्चों को सिर्फ पाठ याद करने के लिए प्रेरित नहीं करते, अपितु हम साहित्य को बच्चों के जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कविता पढ़ी जाती है तो उस पर खुलकर चर्चा होती है। कहानी पढ़ी जाती है तो उसमें से जीवन की सीख खोजी जाती है। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि नित्य नए रोचक तरीके से पाठ का अनुवाद करूं और छात्रों का मनोरंजन करते हुए वास्तविक जीवन के उदाहरण देकर उनको समझाने का प्रयास करूं। हम छात्रों को साहित्यिक पाठों को अभिनय और प्रभावशाली कहानी वाचन के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे कहानी जीवंत बनती है, सुनने का कौशल विकसित होता है और छात्रों में सहानुभूति की भावना बढ़ती है। खुले प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे वे लेखक की भावनाओं को, पाठ या कविता के चरित्रों को और उनमें छुपी नैतिक शिक्षा को समझते हैं। सामूहिक चर्चा, कहानी के अंत में क्या होता अगर, ऐसे प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम छात्रों को रचनात्मक लेखन और अभिव्यक्ति के लिए भी प्रेरित करते हैं, जिसमें छात्र वैकल्पिक अंत या निबंध के द्वारा चरित्र वर्णन करते हैं। इससे भाषा कौशल विकसित होती है और पाठ की गहराई से समझ होती है। नए शब्दों को खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास भी करते हैं। शब्द खोज, शब्द पहेली, समानार्थक विलोम खेल के माध्यम से शब्दों को संदर्भ में सीखना रोचक बनाता है। हमारा उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य को केवल किताबों तक सीमित ना रखा जाए। हम चाहते हैं कि छात्र साहित्य को अनुभव करें और अपना बनाएं। जब बच्चा अपना पहला लेख लिखता है और मंच पर डरते हुए भी सुनाता है, तो वह क्षण केवल उसकी रचना का नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य के पुनर्जन्म का होता है। मैं आप सभी से, विशेषकर विद्यार्थियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य को समय दें, उसे महसूस करें। कभी किसी दोहे पर रुकिए, किसी कविता को मन से पढ़िए और देखिए कैसे वह आपकी आत्मा को छू जाती है। हिंदी साहित्य हमारा गर्व है। ये हमें सिखाता है कि कैसे संवेदनाओं को शब्दों में ढाला जाए, कैसे संघर्षों को कविता बना दिया जाए। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम न केवल हिंदी पढ़ेंगे, बल्कि इसे जिएंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी साहित्य पर इतने ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए श्रीमती निष्ठा निगम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं शुभ्रा ओझा जी, जो शिकागो स्थित रूट्स टू हिंदी की संस्थापिका एवं अध्यापिका हैं। आप पिछले 5 वर्षों से अमेरिका में हिंदी शिक्षण कार्य में संलग्न हैं। आप कविता, कहानी, साक्षात्कार और संस्मरण की सिद्धहस्त लेखिका हैं। आपकी कहानी संग्रह आखिरी चाय शिवना नवलेखन पुरस्कार 2024 से सम्मानित है। आपको नारी शक्ति भाषा सम्मान, ग्लोबल अवार्ड 2023 और विश्व हिंदी सचिवालय समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है।
शुभ्रा ओझा जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर प्रणाम और विश्व हिंदी सचिवालय और उनके सहयोगी संस्थाओं का बहुत बहुत आभार कि आपने रूस टू हिंदी यूएसए को यह मंच प्रदान किया, जहां पे मैं अपने विद्यार्थी युक्ति के साथ आप सभी के समक्ष हूँ। हिंदी साहित्य को हिंदी कक्षाओं तक कैसे लेके आए, तो हिंदी साहित्य से पहले आती है हमारी प्यारी हिंदी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले, जैसा कि अभी हम इस मंच पे चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे बच्चे हिंदी से जुड़े, उनसे उनको लगाव हो, और वो जब वो हिंदी से लगाव होता है जब बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो मुझे लगता है एक शिक्षक के रूप में और एक अभिभावक और एक माँ के रूप में हमारा लगभग 75% काम अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे आनंद से सुनते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत हमारा जो रास्ता है, जो हमारी राह है, वो बहुत आसान हो जाती है। तो इसके लिए हम अपनी हिंदी कक्षाओं में अलग अलग रूप से बच्चों को हिंदी सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुझे लगता है जो सबसे आसान जो काम होता है, हिंदी में बातचीत करना। कभी कभी विद्यार्थी कक्षा में, हिंदी कक्षाओं में पूछते हैं कि ये एक पहली कक्षा है, हिंदी कक्षा है, जहां पे हमें ये बोला जाता है कि आप बातें करो, लेकिन नियम क्या है, हिंदी में बात करना है। आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी बीच में ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए आप हिंदी में बातचीत कीजिए। इसके साथ ही साथ जब वो अपनी कक्षा में आते हैं, हिंदी कक्षा में, तो आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है, ये सब छोटी छोटी बातें भी हिंदी में बताते हैं। हमारे जो अलग अलग त्योहार है, जो भारतीय त्योहार है, उसमें वो अपने माता पिता से जाके बात करते हैं कि आप अपने बचपन में ये त्योहार कैसे मनाते थे। हमारे घर में दशहरा है या दिवाली है या होली है, तो क्या कुछ अलग परंपरा है जिसे हमारा परिवार फॉलो करता है, जिसको वो निभाता है, और वो फिर पूछ के हमारी कक्षा में आते हैं, हिंदी कक्षा में, और पूरे क्लास को बताते हैं। तो ये तो रही हिंदी से लगाव की बात, हिंदी से प्रेम की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य से परिचय कराने का जो सबसे आसान विधि है बच्चों के बीच, वो है हिंदी कविताएं, जो कि हमारे जो हिंदी लेखक हैं, बहुत सारे कविताएं हैं, बाल कविताएं लिख के जा चुके हैं। तो जब बात होती है हिंदी कविताओं की, तो अगर मैं सिर्फ एक कविता का उदाहरण लूं, जो कि है महादेवी वर्मा जी की कहाँ रहेगी चिड़िया, तो अगर मैं इस पे बात करूं तो रहेगी चिड़िया को बिगिनर लेवल्स के जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो सिर्फ सुन सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, और साथ में ये भी याद कर सकते हैं कि इसको किस कवि ने लिखा है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताती चलूं आप लोगों को, आप सभी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि एक 7 वर्षीय विद्यार्थी ने, छात्रा ने मुझसे पूछा इस कविता को याद करते हुए कि महादेवी वर्मा जी कैसी दिखती हैं, वो कितने साल की हैं, उनका जन्मदिन कब आता है। ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी उत्सुकता देखते हुए मैंने कुछ बातें महादेवी वर्मा जी की उसके साथ साथ पूरी कक्षा को सुनाई। तो और मुझे लगता है कि महादेवी वर्मा जी की और अन्य कवियों की, जैसे कि कुछ कविताओं के मैं नाम लेना चाहूंगी, जैसे महादेवी वर्मा जी की कोयल है, तितली कविता है, और सोहनलाल द्विवेदी जी की हाथी और खरगोश है। ये अलग अलग कविताओं के माध्यम से जहां हम एक तरफ पशु पक्षियों और जानवरों के बारे में बच्चों को हिंदी में बता सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका क्या व्यवहार है, वो कहाँ रहते हैं, ये सब भी चीजें बताई जा सकती हैं। और बच्चे इसको जब लयबद्ध हम अपनी कक्षाओं में सुनाते हैं तो वो बहुत ही आनंद से इसको सुनते हैं। तो अब हम वापस आते हैं कहाँ रहेगी चिड़िया। तो कहाँ रहेगी चिड़िया में जब इंटरमीडिएट लेवल के बच्चों को हम उन्हें समझाते हैं, तो वो इस कविता को सस्वर पढ़ सकते हैं। वहीं पे एडवांस लेवल के बच्चे इसके भाव को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि और कहाँ पे चिड़िया रह सकती है। तो इस तरह से आप एक कविता के माध्यम से अलग अलग जो लेवल के हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें हम समझा सकते हैं कि हमारी कविता या हमारी कहानी क्या कह रही है। दूसरी तरफ अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों से में से कितनों को पता है, कितनों को नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी की बाल कविताएं बहुत ही रोचक तरीके से
हिंदी कक्षा में अपना कार्य करती हैं, जिसमें प्यासा कौवा की कहानी हम सबको पता है, लेकिन जब इसको हम हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के रूप में पढ़ते हैं कक्षा में, तो बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सुनते हैं। वहीं पे खट्टे अंगूर, जो कि लोमड़ी की कहानी है, आप सभी को पता है, तो ये सुनते हैं। ऊंट गाड़ी है उनकी, जिसमें रेगिस्तान का वर्णन किया गया है। और जब हम रेगिस्तान का वर्णन करते हैं तो हम साथ में ये भी बताते हैं कि हमारे भारत में कहाँ पे रेगिस्तान है। और इसी तरह से गिलहरी के बारे में भी है। तो बहुत सारी, अगर मैं कविताओं पे बात करने बैठूं तो बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो हमारे हिंदी साहित्य में बच्चों के ज्ञान को समृद्ध करती हैं। और साथ ही साथ बाल कहानियां भी हैं, जिनमें प्रेमचंद की ईदगाह हुई, गुब्बारे पर चिता हुआ, भगवान सिंह जी की बोलने वाली माद हुई, शेर और चूहे की दोस्ती जगदीश जोशी जी की, जिस पे बच्चे कहानी पढ़ने के साथ साथ उनके किरदार पर एक नाटक, छोटी सी प्रस्तुति भी करते हैं। अब जैसे कि यहाँ अमेरिका में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो हमने क्या सोचा है कि इन गर्मी की छुट्टियों में हर सप्ताह को एक लेखक या कवि सप्ताह का नाम दिया जाएगा, और उसमें बच्चे एक कवि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा और शोध करेंगे, और वापस आके अपने हिंदी के अन्य बच्चों के, छात्र छात्राओं के जो अन्य उनके सहपाठी हैं, उनके साथ अपने विचार को साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में और एक माँ के रूप में जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, हिंदी में बात करते हैं, और हिंदी से जब उनका लगाव बढ़ता है, तो साहित्य तो धीरे धीरे करके उनके जीवन में अपने आप ही प्रवेश कर जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करती हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बच्चा है, ऐसे ही हिंदी पढ़ते रहिए, उनसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में कविता पर आधारित इतने अद्भुत जानकारी साझा करने के हेतु शुभ्रा ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर जमुना बिनी जी को, जो अरुणाचल प्रदेश स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने हिंदी में एमए, गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपकी रचनाओं में आलोचना, कविता, लोक कथा और कहानी संग्रह शामिल है, जिनमें दो रंग पुरुष, जब आदिवासी गाता है, उईमोक और अयाचित अतिथि कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आप राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, नारी शक्ति पुरस्कार, विश्व हिंदी सेवा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय एम्बेसडर ऑफ पीस सम्मान एवं तिलक मांझी राष्ट्रीय पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से विभूषित हैं। वक्तव्य के लिए आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर जमुना बिनी जी। आप सभी को नमस्कार। मैं भारत के बिल्कुल सुदूर पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से मैं जुड़ी हुई हूँ, और आप सभी संसार के अलग-अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। आप सबका मैं बहुत-बहुत ज़्यादा मैं अभिवादन करती हूँ। मैं अभिवादन करना चाहूँगी मेरी बहुत ही प्यारी सखी रितु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको मैं नमस्कार करती हूँ। इसके साथ डॉक्टर माधुरी रामधारी दिनकर जी, आपका भी रामधारी जी, आपका भी कि आप इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया, और मैं इस कार्यक्रम में आज एक मेरा जो है एक महत्वपूर्ण अवदान या योगदान मैं दे पाऊँगी। और इसके बाद हमारे बीच अपना संबोधित बहुत ही, हम ये कहें कि सार्थक संबोधन के बाद हिंदी साहित्य के प्रवासी कथाकारों में बहुत ही अग्रणी या जो एकदम प्रथम पंक्ति के जो कथाकार है तेजेंद्र शर्मा जी का भी, जिनको किसी पारिवारिक किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए
उन्हें हमारे बीच से रुखसत होना पड़ा। उनको भी मैं उनकी अनुपस्थिति में भी मैं बहुत शिद्दत से मैं याद कर रही हूँ। इसके साथ हमारे साथ और जुड़े हुए मैं देख रही हूँ काफ़ी एक वयोवृद्ध, एक वरिष्ठ हमारे एक साथी हैं अनूप जी, और उसके बाद 2 छोटे-छोटे बच्चों को वो हमने सुना। बहुत बहुत ही प्यारा अपना वक्तव्य रखा, जिसमें अभिमन्यु जी हैं, युक्ति बेटी है, आप सबको भी बहुत-बहुत प्यार और बहुत-बहुत आशीष। और इसके साथ हमने निष्ठा जी को भी सुना और उसके बाद शुभ्रा जी को भी सुना। मुझे काफ़ी बहुत मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बड़ा ही ज्ञानवर्धक लगा मुझे। मैं ये कहूँ कि मेरे ज्ञान में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। और इसके बाद नीरज कुमार जी जो इस कार्यक्रम का बहुत ही ये कहा कि कुशलता से संचालन कर रहे हैं, बहुत ही कुशल पूर्वक संचालन के लिए नीरज जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हमने देखा डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत-बहुत जोहार और नमस्कार। और इसके साथ मेरी बहुत प्यारी विद्यार्थी डॉक्टर तुनुंग ताबंग, हम दोनों अरुणाचल से जुड़े हुए हैं। मेरी बहुत प्यारी विद्यार्थी डॉक्टर तुनुंग ताबंग, आपका भी मैं बहुत-बहुत ज़्यादा खैर मकदम करती हूँ। मुझे जिस विषय पर बोलना है, चूँकि अभी इतना तो शायद आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं और तुनुंग ताबंग भारत के उस प्रांत से आते हैं, भारत के उस क्षेत्र से आते हैं जिसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, जो बिल्कुल भारत के एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में सुदूर सुदूर पूर्व में बसे हुए हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है, इसका बड़ा ये कहे कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है, क्योंकि ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये घिरे हुए राज्य हैं। जिसमें हम चीन के साथ, म्यांमार के साथ, फिर इसके बाद म्यांमार के साथ और बर्मा, म्यांमार और हम भूटान के साथ हमारी सीमाएँ साझा होती है। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि अ, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं, मेरी मातृभाषा निशी है। और आपने डॉक्टर तुनुंग ताबंग को सुना, डॉक्टर तुनुंग ताबंग की मातृभाषा उनकी जो मातृभाषा है वो आदि है। यानी कि डॉक्टर तुनुंग ताबंग और मैं एक ऐसे समाज से आते हैं जो बिल्कुल भारत के जिसको नॉर्थ इंडिया या जो बिल्कुल उत्तर भारत के जो समाज है, उस समाज से बहुत भिन्न है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, यहाँ हिंदी का पठन-पाठन होता है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जैसे आप अगर साउथ की बात करें तो साउथ में 5 राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, तो साउथ में 5 राज्य हैं। इसके बाद इधर आप पूर्वोत्तर में आते हैं तो पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। 8 राज्य जिसको 7 सिस्टर और उसके बाद जिसमें सिक्किम इंक्लूड होता है। तो ये जो 8 राज्य है इधर नॉर्थ ईस्ट में, इन 8 राज्यों में सारा जो काम होता है जितने भी कार्यालय का जो ऑफिस का काम होता है, वो राजकाज की जो भाषा है, वो अंग्रेजी है, वो हिंदी नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो जैसे अ, ए ए इन राज्यों को कहा जाता है कि अहिंदी भाषी क्षेत्र। अहिंदी भाषी क्षेत्र इसीलिए क्योंकि हमारी जो प्रथम भाषा है, हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी ना होकर बल्कि हमारी अपनी-अपनी आदिवासी भाषा बोलियाँ हैं। डॉक्टर तुनुंग ताबंग और मैं एक आदिवासी एक ट्राइबल सोसाइटी से ट्राइबल समाज से हम बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हूँ। तो मैं पहले बात करना चाहूँगी और मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करूँगी क्योंकि समय भी काफ़ी हो चला है। तो जब हम हिंदी विद्यार्थियों को ऐसे स्टूडेंट जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बिल्कुल सोसाइटी से आते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं तो उसमें उनके लिए क्या रुचिकर प्रतीत होता है और क्या उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं रुचता।
तो हमने इसमें ये देखा कि जैसे हम यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं हमारे सिलेबस में, अभी आपने डॉक्टर तुनुंग ताबंग को सुना जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे प्रिय रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं और उनका बहुत ही क्लासिक उपन्यास गोदान। गोदान डॉक्टर तुनुंग ताबंग का पसंदीदा, आप कहेंगे कि पसंदीदा उनकी किताब है। तो यहाँ हमारे सिलेबस में तुनुंग हमारे इसी यूनिवर्सिटी तुनुंग हमारे इसी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है, यहीं से तुनुंग ने सारा पीएचडी किया। तो हमने ये देखा कि कथा साहित्य के प्रति जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचि बहुत अधिक है। हम यहाँ बहुत सारे उपन्यास में गोदान है और उसके बाद कहानियों में हम कहेंगे तो अनेक कहानियां हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो कथा साहित्य के प्रति उनकी रुचि है। अभी जैसे गोदान उपन्यास के बारे में, लेकिन हमारा कल्चर बिल्कुल अलग है। कल्चर अलग से मेरा तात्पर्य, जैसे गोदान में जो समाज चित्रित है वो उत्तर भारत का समाज है। उत्तर भारत का समाज एक वह समाज जिसमें ये कहे कि जो गाय होती है, गौ होती है, वो एक बहुत ही श्रद्धा पूरित एक पशु है। लेकिन हमारे यहाँ फिर हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ फिर गाय की वो महत्ता नहीं है, गाय की वो महत्ता नहीं है। तो हमें छात्रों को, हमें विद्यार्थियों को बताना पड़ता है, जैसे हमारे समाज में गाय के बजाय भैंस की प्रजाति का एक पशु है जिसको हम लोग मिथुन कहते हैं, मिथुन। और मिथुन जिस तरह से उत्तर भारत में गाय की महत्ता है, गाय का एक सिग्निफिकेंस है, उसी तरह से पूर्वोत्तर के समाज में मिथुन नामक एक पशु है जो हम शादियों में एक्सचेंज करते हैं, शादियों में हम एक्सचेंज करते हैं। अब ये है कि जानने वाली बात ये है कि जिसको कहें कि जो ब्राइड प्राइस है वो आपको मिथुन दे के चुकाना होता है। और उसके बाद मतलब मिथुन का हमारे यहाँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, इसके साथ सांस्कृतिक महत्व तो है ही। तो इसीलिए जब हम गोदान पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को हम ये बताते हैं कि गोदान गोदान में जो गाय की जो महत्ता है उसको आप लोग ये मान के चलिए जैसे हमारे समाज में मिथुन की महत्ता है। तो इस तरह से हमें अलग कल्चर का जब हमें उनको पढ़ाना पड़ता है, बिल्कुल अलग कल्चर की जो रचना है जिसको हमें अपने यहाँ हिंदी भाषी हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है, तो उसे हम तुलना के माध्यम से इस तरह से हम कुछ पद्धतियाँ विकसित करते हैं कि ताकि बच्चे उसके साथ रिलेट कर सके, वो रिलेटेबल लगे, जुड़ाव महसूस करे। तो हम उनको केवल ये बताएं कि एक गाय के इसमें जैसे अंत में होरी का गोदान करते हुए दिखाया कि इसमें सारा जो है गाय किस तरह से होरी की जो भाई है वो चोरी से कैसे होरी की गायों को जहर खिला के मरवा देते हैं, तो उसे उसकी मौत हो जाती है और किस तरह होरी के परिवार पर पूरी विपत्ति आ जाती है। इसको कैसे हमारे ट्राइबल बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे कैसे समझेंगे, कैसे उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे? इसे समझाने के लिए हमें अपने समाज से उदाहरण जुटाने पड़ते हैं। हमें ये बताना पड़ता है कि वो मिथुन मान लो कि जैसे हमारे समाज में मिथुन का महत्व होता है कि तुम्हारा कोई मिथुन कोई तुम्हारा मार दे तो वो क्या होगा। तो जैसे हम हमारे यहाँ मिथुन पशु है, तो मिथुन पशु का अगर किसी ने मान लीजिए बिना ये कहे कि बिना मालिक की जानकारी का अगर उसको मार डालेंगे तो उस पर हमारी जो प्रथागत कानून जिसको कस्टमरी लॉ कहा जाता है उसके तहत उस व्यक्ति पर मर्डर का भी चार्जेस लग सकता है। तो खैर मैं जो बता रही थी, तो यहाँ जैसे गोदाम को हमने उसको कैसे हमारे लोकल के साथ जोड़ के हमने बताया कि इसको कैसा पढ़ना चाहिए। तो गोदाम हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं। अभी आपने डॉक्टर तुनुंग ताबंग से सुना कि कैसे गोदान बहुत पसंदीदा रचना है और इसके साथ कविताएं पढ़ना भी खूब पसंद करते हैं। हमारे यहाँ
सिलेबस में जायसी है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, और उसके बाद फिर सूरदास का भ्रमर गीत है। इसमें एक सवाल ये उठ सकता है कि ये तो अवधी भाषा में लिखा है रामचरितमानस, और उसके बाद सूरदास का भ्रमर गीत वो तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ, बच्चे कैसे समझते हैं? हम उनको व्याख्या करके बताते हैं। और कविताएं तो ऐसी चीज है, कविता तो बिल्कुल एक ऐसी का आंतरिक वस्तु है कि ये ऐसी आंतरिक वस्तु है कि आप एक बार अच्छी तरह से उसकी व्याख्या कर दीजिए, तो उसे कविता के भाव को ग्रहण करना उतना जटिल या उतना कठिन नहीं होता। तो हमने देखा कई सालों से मैं पढ़ाती हुए, मुझे काफ़ी वर्ष हो गया, तो पढ़ाते हुए मेरा जो अनुभव है, बच्चों का कथा साहित्य के प्रति बहुत ख़ासा उनका कथा साहित्य के प्रति बहुत रुचि है। इसके साथ कविताओं के प्रति भी बहुत रुचि है। और अभी मैं अपने वक्तव्य के अंत की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि वे ऐसे क्या विषय हैं जिसमें बच्चों को कठिनाई महसूस होती है, और बच्चे जिसमें बहुत उस तरह से अच्छा परफ़ॉर्म या बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते। तो हमने ये पाया काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में बड़ा जो बच्चों से मेरा तात्पर्य जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी को काव्य शास्त्र बड़ा कठिन लगता है। जब हम भट्ट लोलद का रस नृत्य बनाते हैं, भट्ट लोलद का, का, इन सब का जब हम अभिनव गुप्त का जब हम ये उन रस निष्पत्ति की जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं, तो वो कई बार जो हमारे जो नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह हमारे यहाँ हम समालोचना भी पढ़ाते हैं। समालोचना में जैसे है उनकी जो समालोचनात्मक जो दृष्टि है, जैसे लोक मंगल को लेकर आलोचक की दृष्टि है, उसको हम पढ़ाते हैं। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनकी भी समालोचना जो दृष्टि है वो हम पढ़ाते हैं। तो उनको समालोचना कठिन, उसके बाद काव्य शास्त्र कठिन लगता है। मैंने ऐसा महसूस इस तरह का लिटरेचर जिसमें कोई कथा जिसमें चल रही हो, जिसमें कैरेक्टर्स हो, जैसे अभी कविताएं भी पसंद है, तो कविताएं अगर पसंद है तो कविताओं में भी जैसे कैरेक्टर है, सूरदास के यहाँ आपको कैरेक्टर दिखाई देगा। वहां सूरदास के वहां उद्धव है, गोपियां हैं, सूरदास के वहां बाबा नंद है, माता यशोदा है। तो ये कैरेक्टर्स वो उसको बहुत अच्छे तरह लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप तुलसीदास को पढ़ते हैं रामचरितमानस में, तो वहां तो नाना प्रकार के वहां कैरेक्टर्स है ना, कि वहां किरदार हैं। तो जो वाला जैसे मैंने कहा जो लिटरेचर है वो उनको ग्रहण करने में आसानी रहते से रस निष्पत्ति है या फिर जो समालोचना है, वो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए जरा कठिन लगता है। मुझे उम्मीद है, मैं ऐसा आशा करती हूँ कि मेरे इस वक्तव्य से हिंदी पढ़ रहे हैं उनकी अभिरुचि और उनकी इस वक्तव्य हेतु डॉक्टर जमुना बेनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों, वक्ताओं तथा छात्र प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं इस कार्यक्रम में इस संस्करण में हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि के इस संस्करण में आप सब लोग यहाँ पधारे। आपने हमारा जो आमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूरी निष्ठा के साथ हम सबको एक नई दिशा और दशा दिखाने का प्रयत्न किया। मैं सबसे पहले आभारी हूँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले श्री तेजेंद्र शर्मा जी को, जनरल सेक्रेटरी कथा यूके को, कि आपने हिंदी साहित्य के वैश्विक परिपार्श्व को हम सब से साझा किया।
और उसके आधार पर हम सबको जो एक पाथेय मिला, तो निश्चित रूप से हम सबको एक दिशा निर्देश मिला है। हम आपके उन चीज पर जो हमें कब सबको यहाँ पे हम आपने जो साझा किया, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय माधुरी रामधारी जी का, उनके स्वागत भाषण के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मैं अभिमन्यु बुनकर जी बेनिन से जुड़े थे। आपने भाषा, संस्कार, संस्कृति, भावना और हिंदी को लेकर तमाम बिंबों के साथ हम सब से अपनी बात साझा की। आपने ये कहा कि मैं साहित्य से आगे भी जोड़ना चाहूंगा। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग भाषा और साहित्य से जुड़ते हैं, निश्चित रूप से उनमें संवेदना का स्तर अधिक होता है। सब में होता है, लेकिन साहित्य और भाषा से जुड़ने वाले लोग अधिक संवेदी अपेक्षाकृत माने जाते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभारी हूँ युक्ति मेहता जी का। आप कैलिफोर्निया से जुड़ी थी, अमेरिका से। आपने समय के अनुरूप एक बहुत अच्छी बात कही कि समय के अनुरूप सबको यदि कोई चीज मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, निश्चित रूप से। इसके साथ साथ आपने रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पाठ किया, रह जाता कोई अर्थ नहीं। निश्चित रूप से दिनकर अपने आप में सूर्य थे, और दिनकर मेरे भी पसंदीदा कवि रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उनमें जितने ओज, ऊर्जा, आभा, उनके शब्दों में इतना था, उनके बिंब इतने प्रतिभाषित होते थे कि उसकी तो कोई तो लाजवाब है। तो दिनकर के शब्दों में वो कहते थे कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। निश्चित रूप से दिनकर अपने समय के सूर्य थे, न केवल अपने समय के थे, आज के समय में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के सूर्य हैं दिनकर। तो बहुत बहुत आभार, आपने बड़े मार्मिकता के साथ उसको व्यक्त किया, बड़े ही सरलता के साथ उसे हमें समझाने का प्रयत्न किया। बहुत बहुत आभार आपका। मैं तुनुंग ताविंग जी का कहूँ, आप अरुणाचल प्रदेश भारत से जुड़ी हैं। अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर जमुना बिनी, भारत जी भी, जमुना बिनी जी भी जुड़े थे। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आपने जिस सरलता के साथ आपने तुनुंग ताविंग जी ने जो गोदान की बात की, और फिर जो व्याख्या आपकी तरफ से आई, जब डॉक्टर जमुना बिनी जी की तरफ से आई, वो निश्चित रूप से एक दूसरे का प्रतिपूरक का कार्य कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अपने आप में हम सब के लिए एक एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस रहा है, हम सब के लिए एक दिशा निर्देश मिला है। मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से जब हमने गोदान को नए सिरे से समझने का प्रयत्न किया है, डॉक्टर तुनुंग ताविंग जी ने जिस सिलसिलेवार ढंग से उसको समझाने का प्रयत्न किया, और डॉक्टर जमुना बिनी जी ने उसको जिस तरह से और उसको अकादमिक और शैक्षिक दृष्टि से और उसको पारिभाषित पुष्ट किया, निश्चित रूप से आप दोनों का बहुत बहुत आभार इस कार्य काम इसके लिए। मैं आभारी हूँ श्रीमती निष्ठा निगम जी का, बेनिन से जुड़ी हुई थी। आपने छात्रों के प्रति हिंदी साहित्य की बात की, भाषा के प्रति बात की आपने, और वेदना और क्रियाकलापों में शिक्षण गतिविधियों की चर्चा की कि शिक्षण बिंदु क्या है। आपने छात्रों से आह्वान किया कि कैसे वो हिंदी को आगे ले जा सकते हैं, हिंदी के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हिंदी हमारे लिए, हम सब के लिए, यदि देखा जाए, कोई भाषा नहीं है। हिंदी हम सब के लिए एक सपने देखने की भाषा है। तो मुझे लगता है कि ये जब इतनी सरोकार वाले स्तर से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको अपनाने या स्वीकारने और नहीं स्वीकारने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हम सबको इस पे तहे दिल से इसे स्वीकारने की जरूरत है और इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत आभार आपका, आपके गौरव ऊर्जावान भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आदरणीय शुभ्रा ओझा जी का, आप अमेरिका से जुड़ी हुई थी। आपने हिंदी सीखने सिखाने में आनंद की बात की। निश्चित रूप से आपके उससे लग रहा था कि आप जिस नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही हैं, मैं समझ सकता हूं कि परिवेश बिल्कुल अलग है। वहां पर हिंदी का परिवेश बिल्कुल अलग है, भारत की तरह परिवेश नहीं है। आप वहां पे हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज सिखा रही होंगी, एचएफएल के रूप में सिखा रही होंगी, और फिर भी लोग जो हिंदी सीखते हैं तो उनमें एक उत्साह होता है, और आप उस उत्साह को बनाए रखिए। बहुत बहुत आभार, आप लोगों की ही वजह से हिंदी आज वैश्विक फलक पर प्रतिष्ठापित हो रही है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी का। आपने बड़े ही ओजपूर्ण शब्दों के साथ आपने हमारे आज के माननीय अतिथि का स्वागत किया, और उनके बारे में ओजस्वी वक्तव्य से उनको हम सबसे परिचित करा। बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए,
अपनी सदाशयता बनाए रखे। मैं इसके साथ ही आभारी हूँ आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर अनूप भार्गव जी का। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका, बहुत दिनों के बाद देखा है आपको, लेकिन निश्चित रूप से आपका सहयोग और स्नेह हम सबको मिलता रहे। बहुत बहुत आभार आपको। मैं नीरज जी का भी आभारी हूँ कि आप जिस तत्परता के साथ और जिस बड़े कुशलता के साथ आप इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और विश्व हिंदी सचिवालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सरोकार, हमारे इस सरोकार से आप सबका जुड़ना हम सब के लिए एक बड़ा सुखद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायी धन्यवाद ज्ञापन हेतु कोटि से धन्यवाद एवं आभार। आपकी वाणी न केवल हमें प्रोत्साहित करती है, अपितु हिंदी भाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और भी सख्त बनाती है। अब हम इस आभासी कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।